Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 18th December, so let's get started. First news is with respect to bill on simultaneous polls. तो इसमें हमने वन नेशन वन इलेक्शन का ऑलरेडी टॉपिक मेंस 450 प्लस में पूरा इन डेप्थ कवर किया है, राइट? जिसमें आपको फोकस करना है ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज व्हाट इज द नीड फॉर दिस, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स and what will be the challenges in implementing this. Okay, and now from mains perspective, what could be asked to you is that how this one nation, one election will go against the federal spirit of our constitution. Okay, is it really going against the federal spirit of our constitution or not? Okay, that you have to analyze or that could be asked for you to analyze in your एग्जाम. ओके, ये सारे एस्पेक्ट्स हमने अपनी वीडियो सेशन में कवर किया था जो हमने मेंस 450 प्लस सीरीज में किया है. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल. वैसे भी ये बिल पास नहीं हो पाया है, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा, वो इसे एग्जामिन करेगी एंड फिर उसके बाद जो भी प्रोग्रेस आगे होगी वो हम लोग अपडेट करेंगे. नेक्स्ट इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. अब हम लोगों ने बात की थी जब इसमें एग्जाम हुआ था सीयूईटी का, वहां पर ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए थे. इसके अलावा नीट में इस पे पेपर लीक और इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस के एलिगेशंस लगे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिर एक कमेटी सेटअप की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एक्स इसरो चीफ, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नाउ दिस टॉपिक इसे हम लोग आज ही कवर करेंगे इन 20 मिनट्स वीडियो सीरीज, क्योंकि बिकॉज दिस रिक्वायर डिटेल एक्सप्लेनेशन. बट फिलहाल इस न्यूज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. द हाई लेवल कमिटी दिस वाज headed by former chairperson of ISRO Mr. K Radhakrishnan, and he recommended the holistic restructuring of national testing agency. इनके रिकमेंडेशन में डीजी एग्जाम, मल्टी सेशन टेस्टिंग, मल्टी स्टेज टेस्टिंग फॉर नीट एज वेल एज मल्टीट्यूड सब्जेक्ट स्ट्रीम्स फॉर सीयूईटी. इसे हम और देखेंगे अभी ऑन पेज नंबर 6. देखिए अभी हम आगे बढ़ते हैं. सीनियर रशियन जनरल किल्ड इन मॉस्को बॉम्ब एक्सप्लोजन. ओके, तो एक तो पहले जो इनके मर्सिनरी ग्रुप हुआ करता था इनके यहाँ पर, उसके हेड की डेथ हुई प्लेन क्रैश में, जिसने कूप अटेम्प्ट किया था अगेंस्ट द मिस्टर पुतिन. एंड नाउ दिस इज अनदर हाई प्रोफाइल लीडर who has been killed in bomb explosion. Okay, so no one knows what's going on in Russia inside at least. That is not even our concern actually. आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा. ओके, यहां पर शॉर्ट नेक क्लैम रिलीज इन अष्टमुडी लेक टू रिप्लेनिश द पॉपुलेशन. नाउ इसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग बात करते हैं ओवर फिशिंग की या इलीगल फिशिंग की, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट यही होता है कि इनका जो स्टॉक है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है. अब इतना ज्यादा डिप्लीट हो गया दैट वी नीड टू हैव द ह्यूमन इंटरवेंशन टू रिप्लेनिश दिस. ओके, तो इसी के सीड्स रिलीज किए गए इन अष्टमुडी लेक. स्पीशीज का नाम है शॉर्ट नेक क्लैम्स एंड इट एम्स टू रिवाइटलाइज द क्लैम पॉपुलेशन इन द लेक. और ये सब किया जा रहा है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो मैं आपको ऑलरेडी तैयार करवा चुका हूं फॉर योर प्रीलिम्स. ओके, ब्लूम ग्रोथ प्रोजेक्ट जो कि इसी स्कीम के अंडर में लॉन्च किया गया है, जिसका गोल है टू रिस्टोर द मैराइन इकोसिस्टम एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावर लोकल फिशर्स एंड स्टिमुलेट द एक्सपोर्ट रेवेन्यूज. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कल श्रीलंका के प्रेसिडेंट विजिट पर थे मिस्टर दिसानायके. कल जब विजिट हुई तब इनके रिस्पेक्ट में कुछ चीजें निकल कर आई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था दैट ही गिव एन अश्योरेंस टू इंडिया दैट आवर टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज. नाउ जब एंटी इंडिया एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो मेजरली हमारा फोकस जाता है चाइना पर, कि चाइना का श्रीलंका में ज्यादा प्रेजेंस होना ही इंडिया के लिए थ्रेट है. नहीं, सिर्फ वो अकेला थ्रेट नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज हैं जो श्रीलंका से ऑपरेट करती हैं. जैसे अभी आपने पुष्पा 2 मूवी में देखा होगा, सिंघम 2 में भी देखा था, सिंघम 3 थी शायद, नॉट 2. ओके, तो उसमें भी वही दिखाया गया है कि श्रीलंका के थ्रू काफी सारा इलीगल ट्रेड होता है. अब वो हर चीज में हो सकता है, वो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में भी हो सकता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी होता है, वो ड्रग्स में भी होता है, और वो आर्म्स में भी होता है. राइट, तो इस तरह के सारे जो इलीगल ट्रेड चल रहे हैं फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ श्रीलंका, इन सबको काउंटर करने के लिए एक अश्योरेंस दिया है यहाँ पर प्रेसिडेंट ने. ये जो प्रेसिडेंट है दिसानायके, ये जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी मानी जाती है प्रो चाइना.
Okay, and not just this, this party is also considered as anti-capitalist, राइट? थोड़ी सी लेफ्ट लीनिंग पार्टी है इनकी। ना जब ये जो पार्टी है इसने बहुत बड़ा कैंपेन भी ऑर्गेनाइज किया था इंडिया के अगेंस्ट में, बट जब ये जीत के आए तो अब इनका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम चाइना इंडिया दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको एंटी कैपिटलिस्ट क्यों इतना एम्फेसाइज किया, बिकॉज थोड़े दिन पहले यूएसए की एक रिपोर्ट आई थी जिसने अडानी ग्रुप पे कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, और उसके बाद श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम अडानी ग्रुप का जो विंड पावर प्रोजेक्ट है श्रीलंका में उसको अभी क्लियरेंस नहीं दे पाएंगे, राइट? इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ रिक्वेस्ट की इंडिया से, जैसे फॉर एग्जांपल लोन को लेकर, कि इंडिया ने जो भी लोन दिया हुआ है श्रीलंका को ये चाहते हैं कि वो ग्रांट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। ग्रांट्स इज लाइक कि अब पे नहीं करना है, ठीक है, लो दो खत्म, ठीक है। और लोन जो है वो इंडिया देता है विद इंटरेस्ट, तो उनका ये कहना है कि आप जितना इंटरेस्ट, जितना भी लोन इंडिया ने दिया है उसको ग्रांट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके अलावा इंडिया ने श्रीलंका की मदद की थी जब $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था हमने। एट द सेम टाइम हमने आईएमएफ से भी $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिलवाया था श्रीलंका को जब इनके यहाँ पर बैंकरप्सी हुई थी, राइट? अब दोनों इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न आ रहा है फिर से जनवरी 2025 में, क्योंकि यहाँ पर पिछली जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की उसने 1 ईयर मोरेटोरियम डिक्लेयर किया था, जब हमने कंसर्न रेज किए थे कि चाइनीज नेवल शिप क्यों डॉक कर रही हैं आपके पोर्ट्स पर, ठीक। बिकॉज चाइना की जो नेवल शिप्स होती हैं ये दिखाती तो हैं कि हम तो हाइड्रोग्राफिकल रिसर्च कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो इंडिया की जो नेवल प्रेजेंस है उसके रिस्पेक्ट में डेटा कलेक्ट करती हैं, वो सर्विलेंस का काम करती हैं, बट शो करती हैं दैट इट इज अ रिसर्च वेसल, बट वो रिसर्च वेसल नहीं होता है, दे आर एक्चुअली सर्विलेंस वेसल। या आप कह सकते हैं कि ऐसी नेवल शिप्स जो ड्वेल यूज के लिए, ड्वेल पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो इंडिया ने ये कंसर्न रेज किए थे चाइनीज शिप को लेकर, और जो पिछली गवर्नमेंट थी प्रेसिडेंट ने यहाँ पे 1 ईयर का मोरिटोरियम लगाया था कि ना चाइना की शिप्स आएंगी, ना ही इंडिया की शिप्स आएंगी, ना ही किसी और कंट्री की शिप्स हमारे यहाँ डॉक कर सकती हैं। अब ये जो 1 ईयर मोरिटोरियम था ये जनवरी 2025 में एंड हो जाएगा। तो अब नए प्रेसिडेंट इसकी जगह पर क्या लेकर आते हैं न्यू पॉलिसी, वो देखना होगा। अडानी ग्रुप को लेकर श्रीलंका में कंसर्न्स थे जब यूएसए से रिपोर्ट आई थी कि ये अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, तो इनके प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए रोक दिया गया था। और तमिल फिशरमैन इशू, तो उसमें कोशिश यही की जा रही है कि दोनों साइड के जो फिशरमैन हैं इनके बीच में मीटिंग अरेंज की जाए टाइम टू टाइम, ताकि ये अपने लेवल पर ही इस इशू को हैंडल करें रादर देन गवर्नमेंट लेवल पर। ओके, तो ये सारी बातें निकल के आई हैं। अब इनकी अगली जो विजिट है वो चाइना है। अब ये भी याद रखिएगा कि ये इनकी पहली फॉरेन विजिट थी, और हमेशा से श्रीलंका में ये ट्रेंड रहा है कि जो भी न्यू गवर्नमेंट आती है उनके प्रेसिडेंट पहली विजिट इंडिया ही करते हैं, और इन्होंने भी अपनी पहली विजिट इंडिया ही की है। सो इट इज इन लाइन विद द ट्रेंड, ऐसा कुछ अलग नहीं किया है। नेक्स्ट इज मनरेगा वेज डू नॉट मैच द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। वी ऑल नो कि पिछले कुछ सालों में जिस स्पीड से महंगाई बढ़ी है उसे उतनी तेजी से मनरेगा के वेजेस नहीं बढ़े। और हाउस का जो पैनल है पार्लियामेंट में वो भी यही कहता है कि रूरल डिस्ट्रेस की सबसे मेन वजह है मनरेगा के वेजेस। बिकॉज मनरेगा में इंसान तभी काम करने जाता है जब उसे कहीं और कुछ बेटर काम नहीं मिलता, राइट? तो हाउस पैनल का भी यही कहना है कि ये वेज को रिवाइज करने का वक्त आ गया है। 2019 में हमने रिवाइज किए थे, तब ये ₹100 डिसाइड हुआ था। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर बढ़ाया है, जैसे हरियाणा 300 से ज्यादा देता है, बट सभी लेवल में वो यूनिफॉर्म, सभी स्टेट्स में वो यूनिफॉर्म नहीं है। एंड रिमेंबर कि यहाँ पर ये जो वेज डिसाइड किए जाते हैं इट इज बेस्ड ऑन सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर। ओके, इससे लिंक होता है इसका वेज। देयर पार्लियामेंट्री पैनल हैज मेड ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर इंक्रीजिंग द वेज ऑफ मनरेगा। पीपल टुक द मनरेगा वर्क एज ए लास्ट रिसोर्ट एंड फॉल बैक ऑप्शन। जब फसल फेल हो जाती है या फिर कहीं और काम नहीं मिलता तब जाके इंसान मनरेगा में वर्क करने जाता है। तो ये जो नॉमिनल टाइप के वेज हैं जस्ट ₹100, और वो भी डिले पेमेंट के साथ आते हैं, दिस ओनली डिस्करेज देम एंड प्रोपेल देम टू माइग्रेट एंड सीक वर्क इन एरियाज विद बेटर रेम्युनरेशन। तो इसके 3 इम्पैक्ट हो जाते हैं। एक तो रूरल डिस्ट्रेस आया आपका, रूरल एरियाज में लोगों के हाथों में इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं आएगी, राइट? और रूरल एरिया से अगर डिमांड नहीं आ रही तो वो अल्टीमेटली जो बिजनेस है एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जो बिजनेस हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के जो मशीनरीज बनाती हैं, वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है, पूरे मार्केट में। रूरल डिस्ट्रेस एक मेजर रीजन है आज हमारे कंट्री में फॉर इंडस्ट्रियल स्लो डाउन, राइट? सेकेंड इज ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, क्योंकि लोगों के पास ना तो कहीं और काम है और ना ही यहाँ पर कोई काम आ रहा है। एंड थर्ड थिंग इज
कि यहाँ से इसकी वजह से और ज्यादा माइग्रेशन होता है, फिर लोग अर्बन सिटीज की तरफ भागते हैं और फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि वहां पर सारा नेचुरल रिसोर्सेज पर वेटेज पड़ता है। ओके, और उसके बाद और ज्यादा स्लम। ओके, नेक्स्ट इज हरियाणा अभी मैक्सिमम देता है 374 रुपीज, अरुणाचल नागालैंड देते हैं सिर्फ 234 रुपीज। द बेस रेट फॉर फिक्सेशन ऑफ वेज हैज बीन अनरिवाइज्ड, और ये लिंक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर से। ये लास्ट टाइम किए गए थे 1 अप्रैल 2019 को। उसी तरीके से सेकंड इज कमिटी सजेस्ट स्टैट्यूटरी एमएसपी। पहले एक बात देख लीजिए कि ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन एग्रीकल्चर, इट इज हेडेड बाय कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है जब आप ऑपोजिशन पार्टीज में होते हो कि स्टैट्यूटरी ग्रांट दे दीजिए एमएसपी को, यानी कि इसको लीगल बना दीजिए। बट यही पार्टी जब पावर में होती है तब वो इसी के जस्ट अपोजिट बोलती हैं। इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर कांग्रेस बट ऑलमोस्ट एवरी पार्टी। मोदी जी के भी अगर आप 2014 के पहले के स्पीच सुनेंगे तो वो तो जीएसटी का भी विरोध करते थे कि जीएसटी नहीं आना चाहिए। तो वो तो सारी बातों से खैर पलट गए। पहले कुछ और बोलते थे बट एग्जैक्टली उन्होंने किया कुछ उसका ऑपोजिट ही पावर में आने के बाद। एमएसपी को लीगल बनाने के बेनिफिट्स क्या होंगे, चैलेंजेस क्या होंगे, और ये डिमांड क्यों है, और साथ में एमएस स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मेंस 450 प्लस की वीडियो में। आप वहां से देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है कि इसको लीगल बनाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। इकोइंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर recommended legally guaranteed MSP for the crops। ठीक है, इनका ये कहना है, और इसके अलावा पीएम किसान स्कीम में जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं, उनका कहना है कि पीएम किसान में इसको बढ़ाकर अब 12,000 रुपीज करने की जरूरत है। ओके, एंड नॉट जस्ट ये लैंड ओनिंग फार्मर्स को दिए जाएं, बल्कि साथ में जो टेनेंट फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स हैं उनको भी दिया जाए। राइट, दिस इज द थर्ड रिकमेंडेशन। राइट, द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज दैट एमएसपी को लीगल स्टेटस दीजिए। सेकंड इज पीएम किसान में मिलने वाले पैसे को बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाए 6,000 से। एंड थर्ड इज कि ये सिर्फ लैंड ओनिंग फार्मर्स को ही नहीं बल्कि टेनेंट फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स को भी एक्सटेंड की जाए पीएम किसान स्कीम। राइट, दीज थ्री आर दी मेजर रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स, इसके एडवांटेजेस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। The panel said that legally binding MSP system could play a crucial role in reducing farmer suicides. Okay, this is a serious issue, especially in Maharashtra. Financial stability, protecting against the market volatility, and alleviating debt burdens, and improving overall mental health among the farmer. तो ये सारे उसके बेनिफिट हो जाएंगे। बाकी इस टॉपिक को हमने पूरा डिटेल में किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट इज ईडी हमेशा न्यूज में रहता है, और ईडी के रिस्पेक्ट में, सीबीआई के रिस्पेक्ट में, और इनका जो प्रॉपर एक्ट है दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये तीनों एस्पेक्ट मैंने आपके साथ कवर किए थे रिवीजन सीरीज लेक्चर 1 पॉलिटी का। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा मॉड्यूल ज्वाइन किया है कौन सा नहीं, बिकॉज सब्जेक्ट वाइज सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। एंड उसी मॉड्यूल में हमने पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन भी स्टार्ट किया है, जो आपका पूरा स्टैटिक पॉलिटी रिवाइज करवाएगा अलोंग विथ 5 टेस्ट पेपर्स। ओके, सो पॉलिटी में आपको करंट के साथ स्टैटिक भी मिलेगा, और सिमिलरली आपको साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, इसका भी करंट के साथ स्टैटिक भी कराया जाएगा। एंड इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, जो करंट मॉड्यूल की फीस थी उसी में ये किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि हम जितना ज्यादा हो सके एटलीस्ट 50 प्लस क्वेश्चन हिट करें। एंड जब मैं आपसे 50 प्लस क्वेश्चन हिट करने की बात कर रहा हूँ तो इट्स नॉट लाइक अदर्स की एक आध कीवर्ड आ गया तो दे दिया कि देखो हमारे में से आया। नो, अगर प्रॉपर वो क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से सॉल्व हो रहा है तो ही हम उसको काउंट करते हैं कि ये हमारे उसमें से आया, अदरवाइज नहीं करते। मैंने आपको मेंस 450 प्लस से भी जब प्रूफ दिए थे पिछले साल के, तब भी मैंने आपसे कहा था कि आप ये वीडियो के लिंक हैं और ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है, और उसके साथ ही देखिए ये पूरा आपका इससे सॉल्व हो रहा है तो ही हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे पढ़ाए हुए में से आया था। ओके, अदरवाइज ऐसे सिर्फ क्लेम करने के लिए तो लोग 80 प्लस भी क्लेम करते हैं, बट नो, प्रैक्टिकली आप कितना भी पढ़ा लीजिए बच्चों को, अराउंड ऑफ 50 to 55 क्वेश्चन तक ही हिट कर पाएंगे। बाकी बच्चे की खुद की भी मेहनत रहती है। एनीवे, पैनल लेड बाय एक्स इसरो चीफ एडवाइसेस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनटीए। अगेन रिपीटिंग, हम इस पे 20 मिनट्स का सेपरेट वीडियो डिस्कशन भी करेंगे। यहां पे इनका कहना है कि एनटीए would be restructured in 2025 and on the recommendations of this panel, क्योंकि काफी कंप्लेंट्स आई थी अबाउट द क्वेश्चन पेपर लीक स्पेशली इन CUET undergraduate program. The panel has recommended DG exam
टू मेक द एग्जाम प्रोसेस फुल प्रूफ। अब इसका एग्जैक्ट क्या मेथड यूज करेंगे वो लोग इसके लिए फुल प्रूफ बनाने के लिए, वो प्रैक्टिकली देखा जाएगा बाद में। The panel recommended an empowered and accountable governing body with three designated subcommittees should be set up to oversee test audit, ethics and transparency, nomination and staff condition and stakeholders relationship. Now, इसमें एनटीए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपने ब्यूरोक्रेट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को इसमें बिठा दिया था, वो डोमेन एक्सपर्ट नहीं थे, उनके पास वो एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज नहीं थी, दे आर इन जनरलिस्ट ए ब्यूरोक्रेट। ओके, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन यही है दैट एनटीए नीड टू बी मैन्ड विद इंटरनल डोमेन स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक लोगों को इसमें बिठाना जरूरी है, एंड लीडरशिप टीम विद डोमेन एक्सपर्टीज, प्रूवन एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट should take charge of the NTA. Okay, this is the single most important recommendation. नेक्स्ट, इसके बाद एनटीए का स्कोप को एनहांस किया जाएगा टू कंडक्ट अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो, और ये कंसिडर किया जाएगा बाद में जब इसकी कैपेसिटी ऑगमेंट हो जाएगी, मैन पावर उतनी ज्यादा होगी इसकी तब। सबसे ऊपर लेवल पे होंगे डायरेक्टर जनरल, ही शुड बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू यूनियन गवर्नमेंट। इसके अलावा 10 स्पेसिफिक वर्टिकल्स भी बनाए जाएंगे एनटीए के, विच विल बी हेडेड एट द डायरेक्टर लेवल। सबसे ऊपर डायरेक्टर जनरल, उसके नीचे 10 सेपरेट वर्टिकल्स headed by a director. NTA should develop institutional linkages with the state and district authorities, क्योंकि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल से काफी कंप्लेंट्स आती हैं, और उन कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए हमें एक लिंकेज सेटअप करना होगा विद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन apparatus. So committee recommends that a coordination committee at state and district level बनाई जाएगी इसके लिए। इसलिए यहाँ पे इसने 3 पॉलिसी इंटरवेंशन सजेस्ट किए। फर्स्ट इज मल्टी सेशन टेस्टिंग, यानी कि अलग अलग सेशन में एग्जाम होगा। सेकंड इज मल्टी स्टेज टेस्टिंग फॉर द नीट, जैसे यूपीएससी में मल्टी स्टेज होता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। एंड थर्ड इज मल्टीट्यूड सब्जेक्ट स्ट्रीम्स फॉर सीयूटी। द पैरामीटर्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, बिकॉज इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि किस हिसाब से आप नॉर्मलाइजेशन करोगे, आप कौन से पेपर को ईजी मान रहे हो, किसको टफ मान रहे हो, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। सो यहाँ पर जो पैरामीटर्स और जो मेथोडोलॉजी यूज की जाएगी फॉर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज इंटीग्रल टू मल्टी सेशन टेस्टिंग, शुड बी वेल डिफाइंड, established, documented and communicated transparently for the each test। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज एसएससी में करप्शन का या लूप, सबसे बड़ा जो लूप होल है एसएससी में वो यही है, नॉर्मलाइजेशन, और यूपीपीएससी ने यही इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, इसलिए बच्चों ने उसके अगेंस्ट इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था। It has also provided detailed precautions while setting question papers, printing press, transportation, selection of centers, seat allotments, frisking steps to prevent the impersonation। ना क्वेश्चन पेपर जब लीक होते हैं ना, वो या तो वहां से लीक हो जाते हैं जहां प्रिंट हो रहे हैं, या फिर जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं सेंटर की तरफ तब लीक हो जाता है, राइट। और उसके अलावा कुछ लोग सेंटर पे फिक्सिंग कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें रोकने के लिए कोशिश की जाएगी। उसके अलावा हैंडलिंग ऑफ अनयूज्ड ओएमआर शीट, कुछ लोग सेटिंग करते हैं और अपनी ओएमआर शीट को खाली छोड़ाते हैं सिर्फ अपनी डिटेल्स भर के, ताकि फिर वो जहां उनकी सेटिंग है वहां पे वो गोले भरे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर, ब्लैक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओएमआर शीट एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, इन सब के लिए प्रिकॉशंस ऐड करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए इन्होंने। नाउ एनटीए विल बी लिमिटेड टू कंडक्टिंग ओनली द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट कंडक्ट एनी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये किसी भी तरह के जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम ही कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर नहीं किया जाएगा, सिर्फ वंस ईयर ही किया जाएगा, राइट। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं, दो आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जैक्टली, बट फिर भी क्योंकि रिकमेंडेशंस है, गवर्नमेंट कल को इनको इंप्लीमेंट करती है तब जाके ये पूछा जाएगा, बट इसके अलावा फिर भी हम लोग इस पर 20 मिनट का सेशन जरूर करेंगे। Private aviation releasing more than a fair share of emission? Now, it is really not important, बस इतना याद रखिए कि एविएशन सेक्टर अराउंड 4% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बस इतना सा याद रखिए और कुछ नहीं। एक एडिटोरियल है हमारे काम का, द लीगल गैप्स इन इंडियाज अनरेगुलेटेड एआई सर्विलेंस। ना इसके रेगुलेशन को लेकर हमने काफी बार बात की है, ठीक है। अब तो ग्लोबल लेवल पर एक फ्रेमवर्क बनाने की भी बात की जा रही है इसका। इसके अलावा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलायंस भी बनाया गया है। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ पुराने सेशन में डिस्कस की हुई हैं, राइट। तो इस आर्टिकल को देखेंगे अभी हम।
दूसरा हम देखेंगे आर्टिकल स्टक इन द क्लासरूम स्टूडेंट टीचर एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नौ इसके साथ मैंने आपको दो चीजें पहले डिटेल में करा दी हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने इसके सारे रिकमेंडेशंस डिटेल में देखे थे, और दूसरा इसी के साथ मैंने आपको पीएम श्री स्कूल करा दिया था, क्योंकि इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही है स्पेशली तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल स्टेट में। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स अभी हमने पहले कवर किए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वी हैव डन, पीएम श्री स्कूल वी हैव डन, इसके अलावा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलायंस वी हैव डन। इन दोनों आर्टिकल्स में हमारे कौन से पॉइंट्स काम के हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये श्रीलंका का जो आर्टिकल है इसको एक बार क्विकली देख लेते हैं। अरुणा कुमार दिसानायके अपनी पहली विजिट पर आए इंडिया में, कीपिंग इन ट्रेडिशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। इन्होंने एश्योर किया दैट श्रीलंका विल नॉट परमिट इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड इन एनी मैनर इनइक्वल टू इंडिया सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अब जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये जिस पार्टी से आते हैं दैट इज जनता विमुक्ति पेरामुना, इट इज ए लेफ्ट लीनिंग प्रो चाइना पार्टी। ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी से आते हैं, इसलिए ये एंटी इंडिया कैंपेन चला था। ठीक है, इसीलिए ये एंटी कैपिटलिस्ट माने जाते हैं काफी ज्यादा। और अडानी ग्रुप का बस जरा सा हिंट आया यूएसए से कि यहाँ पर ये ग्रुप फेयर प्रैक्टिसेस नहीं करता, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम इस प्रोजेक्ट को रोक देंगे अभी। अब यू इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर श्रीलंका जाना भी चाहे इस प्रोजेक्ट के साथ, गो अहेड चाहे भी अडानी ग्रुप के साथ, तो क्या हो सकता, क्या रोक सकता है यूएसए? नहीं, यूएसए रोक नहीं सकता। बस इस प्रोजेक्ट में यूएसए फंड कर रहा था इस प्रोजेक्ट को, लेकिन उसने अपनी फंडिंग रोक दी है। अब आपको जो भी फंडिंग करनी है या तो आप इंटरनली कर लीजिए या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग ले सकते हैं। यूएसए आपको फंड नहीं करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, बस ये लॉस होगा श्रीलंका का। नाउ इसके अलावा गवर्नमेंट का जो 1 ईयर मोरेटोरियम लगाया था इन्होंने ऑन ऑल फॉरेन रिसर्च वेसल, ये एंड हो रहा है नेक्स्ट मंथ इन जनवरी 25। क्योंकि यहाँ पर कंसर्न वही है इंडिया का कि ये लोग आते हैं रिसर्च के नाम पर चाइनीज वेसल, बट एक्चुअली वो लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वो लोग सर्विलेंस करके जाते हैं कि इंडियन नेवी की प्रेजेंस कहाँ पर है, किस तरह की तैयारियां हैं इनकी इंडियन ओशन रीजन में। इसके अलावा हम लोग आपस में और कहाँ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो वी आर कोलैबोरेटिंग इन एरिया सच एज एग्रीकल्चर एंड डिजिटल इकोनॉमी। और यहाँ पर एक प्रपोजल रखा गया है टू हैव ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर। सो दिस इज वन गुड इनिशिएटिव। सेकंड इज एक और प्रपोजल रखा गया है अबाउट द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन एग्रीमेंट। हालांकि उस पर काफी बातें हुई है, काफी राउंड मीटिंग हुई, बट वो नहीं हो पाया। दूसरा फिशरीज जो डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर फैसिलिटेट की जाएगी अर्ली मीटिंग बिटवीन द फिशरमैन एसोसिएशन ऑन बोथ साइड। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब ये मीटिंग चल रही थी और यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लीडर्स को भी बुलाया जाता है, तो अडानी ग्रुप की तरफ से कोई नहीं आया था मीटिंग में। ठीक है, क्योंकि वो शायद उस मैटर को हवा देना ही नहीं चाहते थे। दूसरा, यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं दिया गया अबाउट द 13th अमेंडमेंट, क्योंकि इंडिया का हमेशा कंसर्न रहा है कि आपने जो 13th अमेंडमेंट की बात की थी कि आप तमिल एथनिसिटी के लोगों का जो एरिया है उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करोगे, वहां पे प्रोविंशियल इलेक्शंस कराओगे। तो इस 13th अमेंडमेंट को कभी उतना सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं किया श्रीलंका ने। बट पहली बार ऐसा है कि जहां मीटिंग हुई है लेकिन कोई रेफरेंस नहीं दिया गया अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 13th अमेंडमेंट। दिस जेवीपी ran a virulent campaign against the amendment and an outcome of 1987 इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, जो कि राजीव गांधी के टाइम हुआ था। ठीक है, उस अकॉर्ड में 13th अमेंडमेंट की बात की गई थी कि आप ऑटोनॉमी दोगे इनको, तमिल एथनिसिटी के लोगों के रीजन को। और ये जो पार्टी, जिस पार्टी से ये आते हैं, इनसे ये उम्मीद करना इसलिए बेकार है क्योंकि इन्होंने तो अगेंस्ट में कैंपेन चलाया था इस पार्टी ने कि 13th अमेंडमेंट जैसा कोई चीज हम नहीं मानते। ओके, सो ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी श्रीलंका में, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने इन एडिटोरियल्स पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलियंस एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। Okay, so this is our first article, the legal gaps in India's unregulated AI surveillance. First, India plans to deploy world's largest facial recognition system for policing. Now, what is this facial recognition technology? FRT. ठीक है, आप अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे गवर्नमेंट ने इस चीज को इंप्लीमेंट किया हुआ है। जब आप लोग कहीं से चेक इन कर रहे हो तो सीसीटीवी कैमरा आपके फेस की पूरे स्कैन करेगा और उसमें आपकी चीक बोन से लेके आपकी नोज, आपकी ईयर्स, इन सब कॉन्फ़िगरेशन को अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेता है। अब इसके बेनिफिट क्या है? इसके सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के डेटा या पुलिस के डेटा में है कि इस तरह का आदमी अगर कहीं भी दिखाई दे तो उसको अरेस्ट किया जाए, ठीक है, वांटेड है सपोज, तो ऐसा आदमी जब भी किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से चेकआउट चेक इन करेगा तो पुलिस के सिस्टम पे अलर्ट जाएगा दैट ए पर्सन रिजेंबलिंग दिस फेस
has been seen at this रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, राइट। तो इसी के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर पुलिसिंग पर्पस। लेकिन और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट होगा क्योंकि सभी जितने भी लोग हैं देश में सभी की स्कैनिंग होगी इस तरीके से चलते फिरते, और आपको पता भी नहीं होगा कि आपका फेस स्कैन हो रहा है और आपका रिकॉर्ड वहां पे बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सर्विलेंस का तरीका माना जा रहा है जिसका मिसयूज होने का काफी चांसेस है। ओके, now this AI powered surveillance system are being used in railway stations एंड बाय दिल्ली पुलिस फॉर क्राइम पेट्रोल्स। क्रिमिनल्स की यूज कर रहे हो आप ठीक है, बट इससे आम आदमी के अगेंस्ट भी आप यूज करोगे तो ये एक तरह से सर्विलेंस स्टेट ही माना जाएगा। द प्लान्स इंक्लूड लॉन्चिंग 50 एआई पावर्ड सैटेलाइट्स टू एनहांस द सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, ये इंडिया की तैयारी है अबाउट दिस एआई सर्विलेंस इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। और ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब सर्विलेंस को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें कि ये हमारे प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है या नेशनल सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, वो डिपेंड करता है। सेकंड इज व्हाट आर द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स विद दिस। So first is the use of AI surveillance raises significant legal concerns, especially regarding the dragnet surveillance, indiscriminate data collection beyond suspects of criminal. Now you, me and people like us, we are not a suspected criminals, right? आप suspected criminals का surveillance करो, उनका डेटा रखो, दैट इज फाइन। बट अगर आप देश के हर नागरिक का इस तरीके से डेटा रखने लगे और कल को अगर उसका मिसयूज होता है तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, right? So this indiscriminate data collection beyond suspects or criminals, this is a serious legal concern. Comparison with the US Section 702 of Foreign Intelligence Surveillance Act, अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, it highlights the risk of overreach and infringement of citizens' right, which parallel issue in India. क्योंकि यूएसए ने भी जब इस तरह की चीजें की थी तब वहां पर भी इसी तरह का रिस्क आया था कि काफी ओवर रीच देखी गई फ्रॉम द पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिटीजंस राइट। राइट, सो दीज आर टू सीरियस कंसर्न्स, overreach and infringement of citizen right, and second is indiscriminate data collection beyond suspect and criminals. Next is Telangana police data breach. The breach highlighted concerns regarding data collection practices of Indian law enforcement agencies, and police had access to social welfare database like Samagra Vedika, raising the transparency issues. अब यहाँ पे जब तेलंगाना पुलिस ने इस तरह की चीजें करने की कोशिश की तो यहाँ पे पुलिस के पास सिर्फ उतना ही नहीं जितना उनको चाहिए था, बल्कि लगभग इंसान का सारा डेटा आ गया। द पुलिस हैड एक्सेस टू सोशल वेलफेयर डेटाबेस इवन। ओके, तो यहाँ पे सीधे सीधे ट्रांसपेरेंसी का इशू कॉज हुआ, राइट। तो ये एक वार्निंग है कि इस तरीके के सर्विलेंस का मिसयूज ज्यादा हो सकता है। Now, when you are talking about implementing such project, then what are the safeguards? Now, this is important. While AI-driven governance aims to improve efficiency, India lacks the proper legal safeguard. आपको अगर implement करना भी है तो at least implement it with a proper legal safeguard. But actually, India lack in that aspect. Surveillance practices must meet the test of proportionality as per the Puttaswamy judgment right to privacy. अब ये जो पुट्टास्वामी जजमेंट केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन इन्वेंट की थी दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ व्हाट इज दिस टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? से यहां पर आपका मतलब होता है दैट जो चीज हम करने जा रहे हैं उसके कॉस्ट बेनिफिट्स क्या कितने हैं। क्या हमारी कंट्री में वाकई इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है कि उसके लिए हम पूरी देश के हर इंसान का सर्विलेंस शुरू कर दें? ओके, तो ये इंप्लीमेंट करने से इसके बेनिफिट कितने होंगे और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, अगर ये दोनों चीज हम देखें और अगर इसके बेनिफिट ज्यादा दिखते हैं हमें तो फिर हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें मिसयूज के चांसेस और नेगेटिव चांसेस ज्यादा है तो फिर उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, नो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जब इसका किया गया था तो इट एम्फेसाइज दैट मेजर्स इंपैक्टिंग द प्राइवेसी मस्ट नाउ फोकस ऑन दिस कंडीशन दैट इट any measure that impact privacy must serve a legitimate goal। तो एक लेजिटिमेट गोल होना चाहिए। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक लेजिटिमेट गोल है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। ओके, सेकंड इट शुड बी नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनल। तो नेसेसरी तो कह सकते हैं कि हाँ चलो नेसेसरी तो है, बट क्या ये प्रोपोर्शनल है? क्या इसके नेगेटिव या इसके मिसयूज के चांसेस ज्यादा नहीं है बेनिफिट से ज्यादा? एंड थर्ड इज इट शुड बी मिनिमली इंट्रूसिव।
तो मिनिमल इंट्रूसिव तो नहीं है, जैसा कि हमने तेलंगाना पुलिस के केस में देखा कि ये काफी इंट्रूसिव है, ये आपकी प्राइवेसी को कई तरीके से वायलेट करता है। ओके, क्योंकि इससे फिर ये भी पता चल जाता है कि आप गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो। सपोज आपने कहीं से लोन लिया था गवर्नमेंट की स्कीम में, ठीक है, या सपोज आपके घर में किसी को गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मिल रहा है अलग अलग स्कीम में, तो फिर सीधे सीधे आप सोशल वेलफेयर स्कीम जो आपको बेनिफिट दे रही है वो पता चल जाता है गवर्नमेंट को। एंड फिर कई बार जो पावर में जो पार्टीज बैठी होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करती हैं या बार बार मैसेजेस करती हैं कि आपको ये बेनिफिट मिला है, आपको सिलेंडर 400 रुपीज से मिला है, आपको हमारी पार्टी को वोट देना चाहिए। फिर आपके पर्सनल मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। और ये हुआ एग्जैक्टली हरियाणा और राजस्थान के इलेक्शन में, जब लोगों ने यही पूछा कि आखिर बीजेपी की तरफ से ये मैसेजेस कैसे आ रहे हैं कि आपको सरकार से ये बेनिफिट मिला है हरियाणा में पहले, तो आपको दोबारा बीजेपी को वोट देना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका पूरा डेटा वहां था और वहां से वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचा और उसके थ्रू आपको इस तरह के मैसेजेस आए। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2023 में पास हुआ था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसने गवर्नमेंट को काफी चीजों से एग्जेम्प्ट कर दिया था। For example, Section 70 exempt the government from consent requirement for processing employment related data। अब अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मेरा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई डेटा है या मैंने गवर्नमेंट की न्यू पेंशन स्कीम में एनरोल किया है, मेरा डेटा वहां रखा हुआ है, तो वहां पे गवर्नमेंट को एग्जाम कर दिया गया कि उन्हें कुछ भी इस तरह मेरा डेटा यूज करने से पहले मेरा कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। ओके, तो ये जो एग्जाम किया गया गवर्नमेंट को, ये ठीक नहीं है। उसी तरीके से सेक्शन 15C, इट ऑब्लिगेट सिटीजन टू सबमिट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन विच मे वर्सन द प्राइवेसी रिस्क एंड दिस एग्जाम्पशन रेज कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल मिसयूज एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर मैं कहीं पर अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और गवर्नमेंट चाहती है कि मैं पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दूं कि अगर मुझे कोई डिजीज है इस तरीके से, तो मैं पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दूं, और अगर नहीं देता हूं तो फिर गवर्नमेंट कल को उस पर कह सकती है कि आपने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो ये जो दो सेक्शंस हैं ये काफी ज्यादा मिसयूज हो सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट को काफी सारी एक्सटेंशन पावर देते हैं अगेंस्ट योर पर्सनल डेटा। नेक्स्ट इज AI सर्विलेंस वर्सेस सिविल लिबर्टीज। Now, there is absence of clear regulation and right-based framework. This poses a risk to civil liberties. ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें विद द EU AI एक्ट, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट को, तो इट प्रोहिबिट हाई रिस्क एक्टिविटीज लाइक रियल टाइम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फॉर लॉ एनफोर्समेंट। अब यही वो चीज है रियल टाइम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इसको स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया हुआ है। ठीक है, हम इसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जबकि यूरोपियन यूनियन ने तो इसको प्रोहिबिट किया हुआ है। सेकंड इज इट कैटेगराइज AI रिस्क इनटू हाई या मिनिमल एटसेट्रा एंड इट मैंडेट द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। जब मैंने आपके साथ एक बार इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और यूरोपियन यूनियन का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कंपैरिजन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि वहां पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क को कैटेगराइज करके रखा है कि मिनिमल कौन सी, किस टाइप के स्टेप्स मिनिमल माने जाएंगे, किस टाइप के हाईली माने जाएंगे। बट इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओके, सो ये इन दोनों के बीच में हमेशा एक कॉन्ट्रोडिक्शन रहेगा कि सर्वेलेंस अगर आप करोगे किसी भी तरह से, तो सिविल लिबर्टीज का वायलेशन होना तो ऑलमोस्ट श्योर है। नेक्स्ट इज एड्रेसिंग गैप्स इन इंडिया। नाउ व्हाट डज इंडिया नीड टू डू? फर्स्ट इज हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए फॉर स्पेशली एक्सक्लूसिवली फॉर AI सर्विलेंस, राइट, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने बनाया हुआ है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। सेकंड इज वी ऑल्सो नीड टू कैटेगराइज द रिस्क फॉर AI सिस्टम इनटू लो, मीडियम एंड हाई, right? Third is rights based regulation like the EU model, that is कि हमारा कंसेंट होना जरूरी है। अगर आप हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जा रहे हो तो ये मैंडेटरी होना चाहिए दैट यू नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द पर्सन। सेकेंड इज एनहांस ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, कि आप जो यूज कर रहे हो सर्विलेंस के लिमिटेड पर्पस के लिए ही किया जा सकता है, एंड डेटा मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल। ओके, सो दीज आर दी 4 स्टेप्स जो इंडिया को लेने की जरूरत है। इसके अलावा और स्टेप्स इंडिया क्या ले सकता है? फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग प्राइवेसी एंड प्रोपोर्शनैलिटी सेफगार्ड्स इन द इंडियन AI फ्रेमवर्क। ये दोनों चीज इंक्लूड करने की जरूरत है हमें, प्राइवेसी भी और प्रोपोर्शनैलिटी सेफगार्ड्स। सेकेंड इज राइट टू प्राइवेसी मस्ट सर्व एज फाउंडेशन ऑफ एनी न्यू रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। आप जो भी न्यू रेगुलेशन लाते हो उसमें सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वो है राइट टू प्राइवेसी।
The misuse of surveillance without safeguards can lead to violation of privacy, chilling effect on civil liberties, and high economic and legal cost. So, to conclude, we can say there is need for legal clarity and constitutional safeguards to regulate AI surveillance in India while balancing security and privacy. Okay, so that was the first editorial. Second is stuck in the classroom, स्टूडेंट टीचर्स एंड एनईपी। एक बार अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे क्लासरूम आवर्स के इंडियन स्टूडेंट्स के विद अदर्स, so you can see that in European Union and North America, students take about 4 courses per semester, and each course has 3 hours of lecture weekly, totaling just 12 hours per week in the classroom। ठीक है, यूरोपियन यूनियन अमेरिका में आप सिर्फ 12 hours पर वीक स्पेंड करते हो क्लासरूम में, राइट। तो कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं पड़ता, आप इजीली, आपको स्कूल जाने में जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है, इट्स फील्स लाइक अ पनिशमेंट गोइंग टू स्कूल डेली, ठीक है, क्योंकि क्लास के आवर्स इतने ज्यादा होते हैं। हियर इट इज जस्ट 12 hours पर वीक। जबकि इंडिया में देखिए, स्पेशली अंडर द नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्टूडेंट टेक 5 courses पर सेमेस्टर एंड ईच कोर्स हैज 4 hours ऑफ लेक्चर वीकली, टोटलिंग 20 hours पर वीक। अब इंडिया में होते हैं 20 hours पर वीक के लेक्चर्स। Okay, so what is happening is that Indian students are spending more time in the classroom and leaving less time for self-study, research, or academic assignment, or even you can say on personality development, on sports, or any other aspect. क्योंकि आप बहुत ज्यादा टाइम बच्चों को क्लासरूम में स्पेंड करवा रहे हो। सेकेंड इज द एकेडमिक इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज क्लासरूम टाइम। अब जब हम थोड़ा हायर लेवल पे आते हैं तो वी सी दैट दिस लिमिटेड टाइम फॉर एसेंशियल एकेडमिक एक्टिविटीज लाइक सेल्फ स्टडी, reading, research, and assignment, this results in kind of exhaustion and reduce the quality of learning। अब आप यूपीसी तैयारी कर रहे हो, नो जस्ट इमेजिन कि अगर आप रोजाना क्लास में 5 से 6 घंटे सिर्फ क्लास में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, जबकि ऑल ऑफ यू नो कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम ज्यादा डिमांड करता है सेल्फ स्टडी एंड मोर प्रैक्टिस। अगर आप इतना ज्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड कर रहे हो, 2 लेक्चर कर रहे हो 5 घंटे के, या 3 लेक्चर कर रहे हो 7.5 घंटे के, तो फिर इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे मेंटली कि आप इसमें टाइम नहीं दे सकते सेल्फ स्टडी में, रीडिंग में, या रिसर्च एंड असाइनमेंट काइंड ऑफ थिंग में। ओके, असाइनमेंट, असेसमेंट एंड लर्निंग क्वालिटी। नाउ दिस इंक्रीज क्लासरूम टाइम रिड्यूसेस द नंबर ऑफ असेसमेंट फिजिबल इन ए कोर्स। और असेसमेंट ही अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर ये पता नहीं चल पाएगा कि बच्चा सच में कुछ सीख भी रहा है या बस एग्जाम पास कर रहा है समहाउ। Earlier, there was 3 year system. Students have fewer courses and more scope for continuous assessment. But new education policy, students now find it hard to manage more than 2 assessment per course. Okay, impact क्या होगा इसका? Greater focus on objective exams rather than critical thinking or application based assessment. फिर सीधे आप बच्चा से पास होने के लिए ही पढ़ेगा, उसके बाद वो किसी भी सब्जेक्ट में एक अंडरस्टैंडिंग, एक क्रिटिकल थिंकिंग या एप्लीकेशन ऑफ माइंड डेवलप नहीं कर पाएगा। जो कि आप यूपीएससी में आप देखते हो कि कहीं ना कहीं ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको खुद अपने आंसर बनाने होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते अब यूपीएससी में, राइट। बट स्कूल के टाइम में अगर आप जाओगे तो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट होते थे, सीधे, सिर्फ पढ़ो लिखो और पास, राइट। नाउ नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बात की है कंटिन्यूअस असेसमेंट की भी। नाउ व्हाट अबाउट दिस कंटिन्यूअस असेसमेंट? इनका कहना है दैट फाइनल ग्रेड्स कैन बी बेस्ड ऑन 3-4 असेसमेंट कंपोनेंट्स स्प्रेड अक्रॉस द सेमेस्टर। यानी कि हर 3 महीने में हम एग्जाम कराते जाएंगे और कंटिन्यूअस, इसका कुछ परसेंटेज इसमें ऐड होगा, इसका कुछ परसेंटेज इसमें ऐड होगा, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा इस वाले एग्जाम को लाइटली ले, इसको भी लाइटली ले और सिर्फ फाइनल एग्जाम के टाइम पर ही मेहनत करेगा, राइट। वो चीज ना हो, इसके लिए कंटिन्यूअस असेसमेंट का प्रपोजल लेकर आए। इसके बेनिफिट क्या होंगे? इट विल एनकरेज कंसिस्टेंट एफर्ट इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, कि लास्ट में पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फैकल्टी टू टेलर असेसमेंट टू लर्निंग आउटकम्स एंड इट अलाउज फॉर फीडबैक लूप्स फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी टू एडजस्ट देयर स्ट्रेटेजीज। अगर आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, यहाँ ठीक नहीं रहा, तो फिर आपको एक फीडबैक प्रॉपर दिया जाता है कि आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन टीचर्स एंड रिसर्च। Now, this increased classroom time for teachers in India affects their time for research, especially at college and university level, right? क्योंकि अगर आप टीचिंग में ही 20 घंटे, टीचर भी आपके साथ 20 घंटे दे रहा है ना टीचिंग में, तो फिर उसके पास किसी भी तरह के रिसर्च के लिए टाइम नहीं बचता। सेकेंड इज कोर्स रिविजन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड। फिर वो अपनी टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करने पे ध्यान नहीं दे पाता है, वो सिर्फ जैसा आता है वैसा ही टीचिंग करता जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, अगर एक टीचर है
सपोज एक टीचर है फ्रॉम सोशियोलॉजी, दूसरा है फ्रॉम यू कैन से साइकोलॉजी, ठीक है। इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन नहीं हो पाता है, एक दूसरे से नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आप बात करेंगे तो इवन पॉलिटी भी आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते फ्रॉम द हिस्ट्री, कि पॉलिटी हिस्ट्री हमें कहीं ना कहीं सिखाती है कि गलत पॉलिटिक्स होने के अंजाम क्या होते हैं, जैसे कि हिटलर के टाइम देखा हमने, और वैसा ही कुछ हो रहा है अब पुतिन और नेतन्याहू के साथ। Next is faculty in EU and North America, they teach only 9 hours per week, allowing time for research and innovation. But in India, teachers spend 14 to 16 hours per week in the classroom. The vision of new education policy, that is centers of learning. This policy aims to provide autonomy to faculty for designing their courses. Faculty जिस तरह का कोर्स पढ़ाना चाहती है उसको वैसे डिजाइन कर सकती है. Developing material, assessment and grading. Elite institutions such as IIT, IIMs may achieve this with fewer hours of teaching, and majority of teaching in India happens in public institutions that face resource constraint. तो गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो है उनमें हमेशा से रिसोर्स कंस्ट्रेंट रहता ही है. इसके अलावा हम लोग फर्दर स्टेप्स क्या ले सकते हैं? देयर शुड बी रिकंसिडरेशन ऑफ नंबर ऑफ कोर्सेज पर सेमेस्टर. आप पर सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट मत पढ़ाइए, मे बी 3 सब्जेक्ट वुड बी इनफ पर सेमेस्टर. एंड टोटल क्लासरूम आवर्स टू अलाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड. हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज में अगर ये 12 आवर्स पर वीक रहेगा तो बेटर होगा स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी. और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इट विल इंप्रूव द लर्निंग आउटकम, it will enhance the self learning skills, and it will prepare students for higher level education and critical thinking. राइट, सो दीज आर दी पॉइंट्स जो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए, या आपको आंसर में लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा. की इश्यूज क्या हाईलाइट किए गए? दैट ओवरलोडेड क्लासरूम शेड्यूल रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फ्रॉम टीचर्स एस्पेक्ट, एंड स्टूडेंट रिस्क बिकमिंग ए पैसिव लर्नर, यानी कि बस जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ रहा है, अपने आप से कुछ सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, कोई क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहा है. एनईपी 2020 विजन ऑफ क्रिएटिंग होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट नीड्स अलाइनमेंट विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. ओके, सो क्रक्स यही था कि नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स कम करने की जरूरत है अगर हमें स्टूडेंट और टीचर दोनों के बेनिफिट देखने हैं तो. नेक्स्ट इज द चैलेंज ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. नाउ अगर आप दिसंबर सेकेंड वीक की जो मैंने वीकली मैगजीन हमने रिलीज की है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको यूनिवर्सल हेल्थ की कवरेज पर पूरा का पूरा मेंस 450 प्लस का टॉपिक मिल जाएगा. ठीक है, लेक्चर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, बट कंटेंट मैंने आपको मैगजीन में भी डाल के दे दिया था. But it doesn't mean कि this magazine alone can suffice you. No, because I generally take 4 to 5 means articles per week. Okay, but magazine में आपको hardly 2 articles ही मिलते हैं, right? So जो आपका comprehensive course है that is important, but हाँ इसमें जो challenge highlight किए हैं हम इनको एक बार देख लेते हैं. The challenge of universal health coverage. First is variations in government health expenditure. दी हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा, यानी कि एक इंसान पे जितना खर्च किया जाता है वो वेरी करता है बिटवीन इंडियन स्टेट्स. फॉर एग्जांपल हिमाचल, केरल, तमिलनाडु, दे स्पेंड अराउंड 400, 2500 या 2000. ओके, जबकि उत्तर प्रदेश एंड बिहार में अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है जस्ट 951 और 701. राइट, इसीलिए हिमाचल, केरल एंड तमिलनाडु के हेल्थ आउटकम्स बेटर होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेंड करती है. राइट, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में वर्क करती है, यहाँ पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे वर्क करती है, एंड डॉक्टर पेशेंट के रेशियो को इंप्रूव करने के लिए वर्क करती है. राइट, तो ये हिमाचल, केरल एंड तमिलनाडु से सीखने की जरूरत है, स्पेशली स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार. नेक्स्ट इज हेल्थ सिस्टम डाइवर्सिटी. The state face unique healthcare challenge. For example, West Bengal, they have highest teenage pregnancy rate around 16% but low fertility. Now, this is really an irony कि वेस्ट बंगाल जो कि कभी इंडिया की कैपिटल हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम, सबसे रिच प्रोविंस हुआ करता था, आज उसकी हालत ऐसी है दैट देयर इज हाईएस्ट टीनेज प्रेगनेंसी रेट, लेकिन फर्टिलिटी कम है. दैट मीन्स और ज्यादा अबॉर्शंस हो रहे हैं वहां पर, और ज्यादा आईपीएल सॉर्ट ऑफ चीजें ली जा रही हैं. Right. Second is Himachal and Kerala. They have low teenage pregnancy, just 2.4 and 3.4. और क्योंकि टीनेज में अगर प्रेगनेंसी है यानी कि हेल्थ आउटकम भी बहुत पुअर होंगे उस गर्ल के लिए भी जो टीनेज में प्रेग्नेंट हुई है, और उसके होने वाले बच्चे के लिए भी. बट हिमाचल वगैरह में अगर आप देखेंगे तो देर इज लो टीनेज प्रेगनेंसी, जस्ट 2.4 एंड 3.4. बट स्टिल अभी भी है, क्योंकि जीरो नहीं है. केरल एंड हिमाचल में अभी भी टीनेज प्रेगनेंसी प्रेवलेंट है.
Each state requires tailored universal health coverage plans based on its realities. ओके, सो इसलिए जब हम लोग बात करते हैं वन नेशन वन दिस, वन नेशन वन दैट, ऐसा नहीं है। हमें स्टेट लेवल पर टेलर मेड प्रोग्राम लाना होगा फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ताकि हर स्टेट की जो रियलिटी है उसके हिसाब से ही प्रोग्राम तैयार किया जाए। What are the key challenges in healthcare expenditure? So, growing government health expenditure is essential but insufficient to meet the universal healthcare goal. Example, West Bengal healthcare expenditure growth is only 1% annually over last 2 decades. तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट उतना स्पेंड नहीं कर रही है, उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है पब्लिक हेल्थ पर जितना कि उसको जरूरत है। States like Madhya Pradesh fare slightly better with 1249 rupees per capita health expenditure. अब ये प्रॉब्लम है कि अभी भी इन स्टेट्स का जो आप डेकेडल ग्रोथ रेट अगर देखेंगे, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तो इनका सबका डेकेडल ग्रोथ रेट भी 20% से ऊपर है। ये तो पॉपुलेशन जिस कंट्रोल मेजर जब तक यूज नहीं करेंगे स्टेट्स, तब तक कुछ ठीक हो नहीं होने वाला। नेक्स्ट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। नो, हम लोग जन आरोग्य योजना भी ले आए, बट उसमें भी अभी भी एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने कैंसर का ट्रीटमेंट कराया, उसकी कॉस्ट आपको मिल गई, बट व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर आफ्टर दैट ऑपरेशन? A majority of health spending still relies on out-of-pocket expenses, even in prosperous states like Kerala and Punjab. Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh have over 50% out-of-pocket expenditure health spending. This high out-of-pocket cost can prevent effective implementation of universal health care. क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेवल तक जितने भी मदद कर दे, बट उसके बाद क्या? रिकवरी फेज में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, फिर कोई लोन ले लेता है, कोई डेट में चला जाता है और अल्टीमेटली वापस से पॉवर्टी में धकेल दिया जाता है। Gaps in public healthcare delivery. In West Bengal, C-section rates are high in private hospital because private hospitals का हमेशा ये रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो। नॉर्मल डिलीवरी में हॉस्पिटल को मिलते हैं 10,000 रुपए, सी सेक्शन करने में मिलते हैं 40,000 रुपए, राइट? तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमेशा से ये एनकरेज करते हैं कि आप सी सेक्शन कराइए। दिस शोज लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज। और ये मोस्टली प्राइवेट वाले प्रॉफिट के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं खोले, इसलिए जब भी किसी स्टेट में आपको ज्यादा सी सेक्शन देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स कम है, यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स में कम इन्वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज स्वास्थ्य साथी फेस लिमिटेशन ड्यू टू रिसोर्स कंस्ट्रेंट। अब आपने वेस्ट बंगाल में बना तो दिया स्वास्थ्य साथी, जो आपको गाइड करेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा, बट इसमें भी रिक्रूटमेंट किए ही नहीं है आपने। कि जब नाम के लिए आपने लॉन्च कर दी, बट उतने ज्यादा है ही नहीं, और अगर लोग हैं तो उनके पास रिसोर्स नहीं है। रीजन स्पेसिफिक हेल्थ इशू, जैसे बिहार और गुजरात में अगर आप देखेंगे तो हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, और ये जनरली इसका रीजन है, इट इज लिंक टू जेनेटिकली इनहेरिटेड इंसुलिन इनएफिशिएंसी, सॉरी। ओके, बिहार में आपको हाइपरटेंशन के ज्यादा केसेस इसलिए दिखते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिकली इनहेरिटेड इंसुलिन इनएफिशिएंसी। हाई ब्लड शुगर लेवल इन केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये उनकी डाइट की वजह से होता है। हेल्थ स्ट्रेटेजीज मस्ट एड्रेस दी स्पेसिफिक लोकल चैलेंजेस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम जो भी हेल्थ स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं वो स्पेसिफिक लोकल चैलेंजेस को ध्यान में रख के बनाई जाए। Primary care crisis, West Bengal shortfall in primary health centers and health workers. There are 58% shortfall and this affects service delivery. और ये होता है हर स्टेट में। जब भी आप हाई लेवल ऑफ करप्शन होता है, आपका जो पैसा जाना चाहिए रिक्रूटमेंट में वो आना जाके डाइवर्ट हो जाता है। इट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्टेट। हर जगह पब्लिक हेल्थ सेक्टर में देर इज हाई लेवल ऑफ करप्शन। और अभी पिछले कुछ टाइम से तो ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करना ही नहीं चाहती। नो वन वांट टू रिक्रूट, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो पॉलिटिकल फंडिंग प्रोवाइड करते हैं आजकल। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम आया था, तब से तो सबने ये मान ही लिया था कि गवर्नमेंट को कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट वाले आए, हमें इलेक्टोरल बॉन्ड दें, उससे पैसा भी आएगा और प्राइवेट वालों का इन्वेस्टमेंट भी आएगा, राइट? तो तब से पब्लिक सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो, और ज्यादा गटर में गया है। रिसोर्स गैप्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड immediate attention. So what is the holistic solution? First is this health system must integrate the local realities, जो हमने ऊपर देखी, policy innovation, क्योंकि region wise ये vary करता है, and data driven strategies। और डेटा जब तक नहीं होता तब तक हम कभी भी किसी भी फील्ड में अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते। This one size fit all approach cannot solve healthcare issues across diverse states. Okay, so to conclude,
Universal healthcare must address the interconnected healthcare system, considering region-specific cultural, social, and demographic variation. The blanket solution are ineffective. A targeted, inclusive, and resource-driven strategy is the key. राइट, तो यहाँ पर हमें इस आर्टिकल में एक नया डायमेंशन मिला कि सभी स्टेट्स में वैरी करती है चीजें, तो हमें उस तरीके से टेलर मेड पॉलिसी एंड अप्रोच बनाने की जरूरत है, ना कि एक यूनिवर्सल अप्रोच लेने की जरूरत है। ठीक है, तो जो आपको मैगजीन दी गई है सेकंड वीक की, उसी के साथ आप इसमें ये कंटेंट भी ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स। देखिए ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग मतलब इजी टाइप का है, तो फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे ये सब। Global perspective on minority rights. The UN General Assembly adopted the Declaration on Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities in December 1992, and it is celebrated as Minority Rights Day globally. Right? So this December 18, that is today, is Minority Rights Day. Second is the rationale is that no democracy can long survive which does not accept as fundamental to its very existence the recognition of rights of minorities. ये कहा था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, और ये पॉइंट आप प्लीज हाईलाइट करके अपने आंसर में लिख लीजिए, बिकॉज इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके आंसर को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाती हैं, आपके ऐसे को और बेटर बनाती हैं। That no democracy can long survive which does not accept as fundamental to its very existence the recognition of the right of minorities. राइट, इसलिए जैसे आज म्यांमार में हो रहा है, ठीक है, काफी सारी अलग अलग एथनिसिटी हैं, और उसी वजह से आज वहां इतना ट्रबल है कि सबने अपनी अपनी ही छोटी छोटी आर्मी बना के आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी रही पावर में उसने कभी माइनॉरिटी को राइट्स नहीं दिए। सेम इज द केस विद श्रीलंका। वहां तमिल एथनिसिटी के माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स को कभी सिंहलीज लोगों ने उतने राइट्स नहीं दिए, और उस वजह से आज वहां की डेमोक्रेसी भी ट्रबल में है। एंड इंडिया नीड टू लर्न सम लेसन्स फ्रॉम दिस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें अगर हम, तो अर्ली प्रोविजंस इन यूरोप फॉर माइनॉरिटी राइट्स, तो ऑस्ट्रिया से शुरुआत हुई थी 1867 में। उन लोगों ने पहली बार ये बात की थी कि माइनॉरिटीज को भी लॉ के थ्रू रिकग्निशन देना जरूरी है। सिमिलरली हंगरी एंड स्विट्जरलैंड से भी राइट दिए, और इन्होंने ये सब राइट्स कब दिए हैं? 1867, 1868, 1874। तो ये दिखाता है कि वो कब से इस चीज को लेकर सीरियस थे अबाउट द माइनॉरिटी राइट्स। व्हाट अबाउट इंडिया? Debate in Indian Constituent Assembly, there was a strong recognition of minorities' right to preserve their culture and identity, right? इसलिए हमने फंडामेंटल राइट ही दे दिया लोगों को, माइनॉरिटीज को। और यहाँ पे सिर्फ हम रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी बात कर रहे हैं। Right? The provisions were debated to ensure minorities participate in democracy without marginalization. Right? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 29 है जो प्रोटेक्ट करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 30 इट गारंटी माइनॉरिटीज द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ केरल वर्सेज मदर Provincial 1970, it affirmed minority rights to manage institutions without undue interference. And second, and most important case was PMA Pi Foundation case 2002. It clarified the right of minorities in education under Article 30. ये केस आपके आंसर में जरूर मेंशन होना चाहिए अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन फेस करते हो तो। So what was the rationale for this minority right? First rationale was it ensured the diversity in democracy. Second is it protect vulnerable groups from cultural and educational assimilation. And third is, देखिए एसिमिलेशन होना अच्छी बात है कि हाँ मिलजुल कर रहे, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी खुद की एक आइडेंटिटी, अपनी कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज लूज करके पूरी तरीके से एसिमिलेट हो जाओ एक मेजोरिटी के कल्चर में, जैसा कि चाइना में होता है। ठीक है, चाइना का तो कोई रिलीजन ही नहीं था, ठीक है, इट वॉज नॉट, अभी भी वहां की मेजोरिटी जो पॉपुलेशन कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती, वो सब एसिमुलेट हो गए एक ही कल्चर में। ठीक है, जो उनकी गवर्नमेंट ने इम्पोज किया उन पे पिछले 75 ईयर्स में, वो उसी में एसिमुलेट होकर रह गए। एंड इट प्रमोट्स द इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस। दीज आर द थ्री रैशनले फॉर माइनॉरिटी राइट्स। बट देर इज चैलेंजेस इन इंडिया, वी नीड टू बैलेंस बिटवीन माइनॉरिटी राइट्स एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको इस तरह के राइट्स दे दें कि आप एक अलग फ्लैग यूज करना शुरू कर दें जम्मू कश्मीर में। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर नॉट गोना हैपन।
कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए थी, वहां की स्टेट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए थी? वहां की स्टेट लैंग्वेज कश्मीरी होनी चाहिए थी, राइट? बट उन्होंने स्टेट लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट किया, क्यों? रिलीजन से इन्फ्लुएंस होते हुए। उर्दू वाज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ कश्मीर रीजन, नेवर। एड्रेसिंग कंसर्न्स ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन एंड मेजोरिटी माइनॉरिटी डायनेमिक्स, तो ये दो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जब बात आती है माइनॉरिटी राइट्स की। Judiciary's role: Supreme Court played a key role in interpreting and safeguarding the minority rights under the Constitution. And to conclude, we can say that recognizing and upholding minority rights is crucial for maintaining India's pluralistic democracy and ensuring substantive equality. ओके, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पर कुछ नहीं है, बिजनेस पेज पर भी ज्यादा कुछ नहीं है, इंटरनेशनल पर कुछ नया नहीं हो रहा है, बस सेम चीजें ही चल रही हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। रशियन एमपीज अप्रूव द बिल्स दैट कैन रिमूव तालिबान टेररिस्ट टैग। और मैं आपको काफी टाइम पहले समझा रहा हूं कि पाकिस्तान ने एक फ्लॉड पॉलिसी सेल की है रशिया को, दैट देयर इज गुड तालिबान एंड देयर इज बैड तालिबान, राइट? और बैड तालिबान उसके अकॉर्डिंग अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो 2000 के अराउंड करता था। अब जो तालिबान है उसके अकॉर्डिंग गुड तालिबान है। नो, इस गुड तालिबान को पाकिस्तान ने एक फ्लॉड पॉलिसी सेल की रशिया को कि दिस गुड तालिबान कैन बी यूज टू फाइट द इस्लामिक स्टेट इन अफगानिस्तान। ठीक है, ये हम इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं इस गुट तालिबान को। और अब वो पावर में आ चुका है ऑलरेडी अफगानिस्तान में, तो ऑब्वियसली बात है वो इस्लामिक स्टेट के एलिमेंट्स के साथ फाइट तो कर ही रहा है। ठीक है, और रशिया ये चाहता है कि अब इसको एक रिकग्निशन दिया जाए। हालांकि रिमेंबर कि अभी तक तालिबान की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उसे किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया है। ना पाकिस्तान ने किया, ना चाइना ने किया, ना इंडिया ने किया, ना ही किसी और ने। बट एक बार अगर यहां से टेररिस्ट का टैग रिमूव कर दिया रशिया ने, उसके बाद कोई भी चीज स्टॉप नहीं करेगी उसको इस तालिबान अफगानिस्तान गवर्नमेंट को रिकग्निशन देने से। ओके, और अगर एक बार रशिया ने दे दिया तो फिर धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज भी देना शुरू कर देंगी, स्पेशली वो कंट्रीज जो कहीं ना कहीं यूएसए और बाकी सिस्टम से थोड़ा अलग चलती हैं, फॉर एग्जाम्पल ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। यूके अनाउंस कर्व्स ऑन 20 ships that are part of shadow fleet. Now, shadow fleet are like, you can say, मैं पहले भी 2 बार बढ़ा चुका हूं ये चीज आपको। इट इज लाइक अ मर्सिनरी शिप्स, ठीक है, विच कैन बी हायर। इस पे किसी कंट्री का फ्लैग नहीं लगा होता है। ये एक रिस्क लेके चलती हैं कि रशिया से ऑयल परचेज किया, उस पर कोई फ्लैग नहीं है, नो वन नोज कि कहां से ऑयल लेकर आए और कहां जा रहे हैं। ठीक है, बट इनके इनके साथ रिस्क ये रहता है कि एक तो इनके चार्जेस बहुत हाई होते हैं, और दूसरा इनके पास कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई इंश्योरेंस नहीं होता। और अगर रजिस्टर होती भी हैं तो ये दूसरी कंट्री में रजिस्टर होती हैं। तो यूके ने यहाँ पे कहा है कि हम इस शेडो फ्लीट जो चल रही है, जो रशियन ऑयल परचेज करके दूसरी कंट्रीज पहुंचा रही है, हम इन पे कर्ब्स लगाएंगे। म्यांमार रेबल्स रीकैप्चर हेडक्वार्टर्स आफ्टर 30 ईयर्स। तो म्यांमार में ये चीजें चली रही हैं, हमने ऑलरेडी म्यांमार कन्फ्लिक्ट पे मेंस 450 प्लस में एक सेशन किया हुआ है, और उसमें कुछ नया ऐड नहीं हुआ है तब से। विल कीप कंट्रोल ओवर गाजा आफ्टर द वॉर, ये कहना है इजराइल के नए डिफेंस मिनिस्टर का। और यही मोटिव दिख भी रहा है काफी टाइम से कि गाजा को इसराइल अब अपने कंट्रोल में ही रखेगा, उसे इंडिपेंडेंस नहीं देगा। नो, दिस इज द मैन। ये एक आदमी है, चाहे वर्ल्ड का ध्यान पुतिन की तरफ जा रहा हो या शी जिनपिंग की तरफ जाता हो या नेतन्याहू की तरफ, बट आई पर्सनली फील दिस इज द हिडन विलन ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत भारी पड़ेगा वर्ल्ड पे। एंड एडोगन गेट्स हिज मोमेंट इन द सन आफ्टर असद आउस्टर, क्योंकि अभी सीरिया में जो अल असद को, ये भाग के अब रशिया जा चुका है, ठीक है, वहां पे रेबल्स ने टेक ओवर कर दिया है। एंड इन रेबल्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट टर्की ने ही किया था, जिसमें एडोगन इज द प्रेसिडेंट। ओके, एंड एडोगन को मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसने, जब ये पहले इनके यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम काइंड ऑफ चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करता था, ठीक है, इसके अकेले के पास पावर नहीं थी, तब मिलिट्री ने कूप अटेम्प्ट किया था, और उस कूप को रोकने के लिए इसने सिर्फ एक ट्वीट किया था, और इसके सारे फॉलोअर्स ने अपनी खुद की कंट्री की आर्मी को सड़क सड़क चौराहे चौराहे दौड़ा के मारा था। और उसके बाद इसने एक रेफरेंडम कराया था, क्या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट करने की जरूरत है, और मेजोरिटी पीपल ने वोट किया कि यस। और उसके बाद ही बिकेम ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। एंड उस टर्की की प्रेसिडेंट बनने के बाद, दो ये यूएसए के नाटो के मेंबर हैं, बट उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने रशिया से S-400 मिसाइल्स परचेज की, यूएसए के मना करने के बाद भी। ठीक है, तो यूएसए की भी कंट्रोल में नहीं रहता है ये आदमी। सेकेंड थिंग इज कि जब दूसरी तरफ लड़ाई चल रही थी आर्मेनिया एंड अजरबैजान की,
ठीक है, तो आर्मेनिया कहीं ना कहीं इसलिए कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसकी एक ट्रीटी थी रशिया के साथ। उसको लगता था कि रशिया तो मेरी मदद के लिए है, तो मुझे कौन कुछ कर पाएगा। लेकिन अजरबैजान को, और यहाँ पर टर्की है, यानी कि आर्मेनिया अजरबैजान और टर्की के बीच में सिचुएटेड था, और टर्की ने पूरा सपोर्ट दिया था अजरबैजान को। और अजरबैजान की विक्ट्री जो हुई है आर्मेनिया वॉर में, नगोर्नो काराबख्श रीजन में, उसका पूरा क्रेडिट जाता है टर्की को और इसी आदमी को, दैट इज मिस्टर एर्डोगन। और यहाँ पे सीरिया में भी असद, जिसको रशिया बचा के रखा हुआ था इतने टाइम से, ये पहले भी इसके अगेंस्ट कूप अटेम्प्ट हुए, लेकिन रशिया ने हमेशा डिफेंड किया बशर अल असद को। लेकिन अब रशिया उधर बिजी था यूक्रेन में, और यहां पर कहीं ना कहीं एर्डोगन ने ये प्लान किया कि अब जो रेबेल्स हैं उनको मैं सपोर्ट करूंगा, उनको बैक करूंगा, एंड असद का आउस्टर इंश्योर करेंगे। और हुआ। और यहां पर अब जो रेबेल्स हैं वो कहीं ना कहीं कंट्री कैप्चर करके बैठे हो इनडायरेक्टली इसी आदमी के सपोर्ट की मदद से। ओके, सो दिस इज द मैन हु विल बिकम द रियल थ्रेट इन द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड। पुतिन, जी जिनपिंग, वो उतने बड़े थ्रेट नहीं है जितना ये बनेगा। थोड़ा टाइम और है, आप देखेंगे। ओके, बाकी की स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।